नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील हालाखंडी और मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पेशे और एजुकेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 40 साल का करीब मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, मटेरियल डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के बेस के अनुसार मैं जो कुछ मैंने सीखा आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये इस सीरीज में मेरा 5वां वीडियो है। कभी आप समझिए कि आप सिनेमा हॉल गए हैं और आप अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हॉल गए हैं और वहां पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि आप 15-20 मिनट देखने के बाद आपको लगा कि ये तो बहुत बोरिंग पिक्चर है। तो आप अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलिए छोड़े इसको, इस बोरिंग पिक्चर है, क्यों बोर हो, कहीं और चलते हैं। तो आपकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, हमने 500 रुपये का टिकट ले चुके हैं और क्यों हम ये 500 रुपये बर्बाद करें। तो एक आर्ग्यूमेंट होता है, आप अपनी तरफ से उसको कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अंत में जैसा होता है उन्हीं की जीत होती है और आप उन 500 रुपये को बचाने के लिए 2.5 घंटे की पूरी फिल्म देखते हैं। यानी आप आधा घंटे में वापस आ सकते थे, लेकिन 2 घंटे आप और उस पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो फिनोमेना होता है इसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, कि हमने पिछला जो नुकसान हुआ है उसको बचाने के लिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप भोपाल आप इंदौर में रहते हैं और आप दिल्ली आपको किसी काम से बुलाया गया है और आप ट्रेन बोर्ड करते हैं। आपने रिजर्वेशन कर रखा है दिल्ली का और आपने रिटर्न रिजर्वेशन भी करा रखा है। लेकिन आप इंदौर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे यानी नागदा या उससे आगे कहीं पहुंचते हैं, तो वहाँ आपको फोन पे खबर आती है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। वो काम आपके बिना किसी तरह से वो लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब आप सोचते हैं कि क्योंकि पूरा इतना खर्चा खर्च कर चुके हैं टिकट का, जाने का टिकट कर चुके हैं, आने का टिकट कर चुके हैं, तो इतना नुकसान होगा तो क्यों ना दिल्ली जाया ही जाए। तो आप उस खर्चे को जो बचाने के लिए आप दिल्ली जाते हैं और अपना टाइम और एनर्जी और दोनों बर्बाद करते हैं। जबकि आप वापस आ सकते थे नागदा या वहां से, और इस तरह से अपना ये आप बचा सकते थे, लेकिन आप उस बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो यदि आप आपका कोई प्रेमी और प्रेमिका है, उसके साथ आपका काफी घनिष्ठ संबंध है, लेकिन बीच बीच में वो कुछ गड़बड़ी करते हैं और आपके संबंध टूट जाते हैं। उसके बाद वो फिर आपके पास आते हैं, तो आप फिर उसके पास री इन्वेस्ट करते हैं उनमें, और फिर उनसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर होता है कि फिर आप उससे उसमें इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों इन्वेस्ट करते हैं। उनको गिफ्ट खरीद के देते हैं, उनसे घुमाने ले जाते हैं वगैरह, इस तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो 2 महीने 3 महीने बाद फिर वैसा ही होता है। फिर आप तीसरी बार ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप पे ही छोड़ देते हैं, तो आपको केवल शुरू में जो इन्वेस्ट किया होता है इमोशनली, टाइम और जो पैसा है, उसके उतना ही नुकसान होता है, उतना उससे आगे नुकसान नहीं होता। लेकिन आप सोचते हैं कि क्यों मैं ऐसा करूं, जब मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूं तो इसको यहाँ पे क्यों छोड़ दूं। अगर कॉर्पोरेट लेवल पे देखें तो सपोज करें कि आपने कोई एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च किया है, मे बी कुछ 10 15 20 25 लाख 25 लाख रुपए की कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट में आपका बजट होता है और उसमें आप करीब 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और फिर आप उसका जब रिव्यू करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसका कोई भी इसको फायदा नहीं होने वाला है, हुआ है, और भविष्य में भी ऐसी संभावना नहीं लगती है कि फायदा नहीं होगा। लेकिन आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम क्योंकि 10 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं तो इसको हमें यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमको उस 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अंत में आप ये निर्णय लेते हैं कि आप कंटिन्यू करने का उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन को निर्णय लेते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो इनफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट था और उससे आपको कुछ होने वाला नहीं था। तो आप और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आप वहाँ वो 10 लाख रुपए छोड़ के वापस बाहर निकल सकते हैं। इसको मतलब जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, यानी जो कॉस्ट पैसा आपका डूब गया है उसके आगे मतलब उसको बचाने के चक्कर में आप और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपने घाटे को और बढ़ा देते हैं। शेयर मार्केट में भी एक कॉन्सेप्ट होती है कि एवरेज करना, प्राइस एवरेज करना। क्या क्या अगर आपने ऊंची दाम पे शेयर खरीदा है और वो इस एक्सपेक्टेशन में कि वो बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है और घट जाता है, तो फिर आप सोचते हैं कि मैं इसको अभी इस बाहर क्यों निकलूं, मैंने इतना पैसा लगा रखा है, कभी तो बढ़ेगा। तो आप और शेयर कर लेते हैं ताकि उसकी एवरेज एक्विजिशन प्राइस कम हो जाए। लेकिन अंततः वो घटता ही चला जाता है और आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। यदि आप उसी समय बाहर निकल गए होते तो आपका लिमिट लॉस होता। लेकिन आप इस चक्कर में रहते हैं कि नहीं, कभी तो ये बढ़ेगा, और उस पर अपना नुकसान बढ़ाते रहते हैं। इस तरह का बिहेवियर जनरली पाया जाता है और इससे हमको बचना चाहिए बेसिकली। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉनकोर्ड।
जो कि सुपरसोनिक विमान था और बनाया गया था काफी कम समय में एक ट्रेवल ट्रेवल टाइम के लिए। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार ने काफी पैसा लगाया था। और बीच में जब रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उनको ये पता लग गया था कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है और काफी इसमें मतलब असफल ही रहेगा अंत तक। लेकिन ऐसा करना तो दोनों सरकारों के लिए एक हार का या हार का मतलब एक्सेप्टेंस हो जाता है, कि एक्सेप्टेंस होता है कि उनका निर्णय गलत था, तो कंटिन्यू उसमें इन्वेस्ट किए गए। और आखिरकार आखिरकार वो एक असफल प्रोजेक्ट रहा और उसको ड्रॉप करना पड़ा। केवल 9 शायद कॉन्कॉर्ड विमान बने और अंततः उनको कुछ फ्लाइट्स के बाद उसको भी बंद करना पड़ा। तो इस तरह कई मिलियन डॉलर्स आपको लगे। तो इस तरह के निर्णय को उसके बाद कॉन्कॉर्ड इफेक्ट भी कहा जाने लगा, कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, आप इन्वेस्ट किया उसमें, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रिव्यू में या फिर जब भी कभी रिव्यू हो तो आपको लगने लगा कि ये फेलियर होने वाला है, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट किए चले जाते हैं, ताकि ये सोच के कि नहीं कभी तो ये रिवाइव होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सबसे बड़ा एक फैलेसी होती है कि क्यों इसको हम इसमें फंसते चले जाते हैं। अमेरिका का वियतनाम पे वार, हालांकि उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला था, लेकिन सालों सालों तक वो वहां पे लड़ते रहे और फिर अंत में वापस उनको छोड़ना पड़ा। इसके विपरीत अफगानिस्तान में उन्होंने कि काफी कम जल्दी समय में रियलाइज कर लिया। हालांकि वो भी उस पर भी उनके कई 18-20 साल लग गए, लेकिन फिर भी उन्होंने रियलाइज कर लिया और उन्होंने पुल बैक कर लिया और उसको डाइवर्ट किया अपने संसाधनों को पाकिस्तान में ईरान के विरुद्ध लड़ाई की तैयारी के लिए। ये बात अलग है कि भारत ने उनके सब तैयारों को ध्वस्त कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। तो जो हम कहते हैं कि अरे यार हम अब तक यहाँ तक आ गए हैं तो अभी हमें और आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ से हम क्यों अपने वापस पाँव खींच ले। क्रिकेट में जैसे आपने कहा था कि अगर आप रन ले रहे हैं और आपको आप देख रहे हैं कि रन पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाफ वे थ्रू आप जाके थोड़ी डिस्टेंस के बाद रियलाइज करते हैं कि इतना दौड़ लिया हूं, तो थोड़ा और दौड़ लूं, और आप रन आउट हो जाए। तो एक तरह से ये वो की स्थिति है कि मैं इतना दौड़ चुका हूँ तो पूरा रन क्यों नहीं कर लेता हूँ, इस चक्कर में आप आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली फंडा यही है कि आपको अगर 2-4 कदम चलने के बाद भी, 6 कदम चलने के बाद भी आपको ये लगे कि आप रन आउट हो जाएंगे क्रिकेट मैच में, तो आपको अपने कदम वापस खींच लेने चाहिए। ये नहीं सोच के कि नहीं नहीं मैं इतना आ गया हूँ तो दौड़ के रन पूरा ही कर लूंगा। बेसिक फंडा या बेसिक जो संदेश है इस बातचीत का, वो यही है कि आप यहाँ तक आ गए हो तो और क्यों इसमें इन्वेस्ट, और तो इन्वेस्ट मत कीजिए, आप अपने वापस पैर खींच लीजिए और फिर कुछ दूसरे बात की सोचिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका एयर इंडिया है, जिसपे सरकार एक के बाद खर्चा करती चली गई और लॉस बढ़ता चला गया, और फिर उन्हें अंततः उसे बेचना पड़ा। हालांकि अलग बात है कि वर्तमान में एक दुर्घटना के कारण एयर इंडिया वापस चर्चा में आ गया है, लेकिन अंततः सरकार ने निर्णय लिया और उसको बेच दिया ताकि बाकी आगे के जो नुकसान है उससे बचा जा सके। किंगफिशर भी एक एयरलाइंस भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, जो 2002 में चालू की थी और 2012 में बंद हो गई भारी लॉस के साथ। 9,000 करोड़ का उसको विजय मल्ल्या पर कर्ज हो गया और फिर उसे देश से भागना पड़ा। तो यदि वो उसको पहले ही बंद कर देते तो फिर समझदारी की बात होगी। जयपुर मेट्रो एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है, और जो भारत में सारे शहरों में जो मेट्रो बन रही है, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी उनको छोड़ दें, तो ये सब संकन फैलेसी के ही एक उदाहरण बनेंगे आखिर में। हालांकि पॉलिटिकल कारणों से इनको बनाया जा रहा है। जयपुर मेट्रो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, और कुछ लोग कहते हैं कि नागपुर मेट्रो का भी भविष्य लगभग वैसा ही है जैसा कि जयपुर मेट्रो